Dear students, in this video lecture I am going to describe the chapter number 2, Economics, class 9, People as Resources, and this is the fifth video lecture of this topic of this chapter. And in this chapter we are going to read about unemployment. Unemployment बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक यहाँ पर रीड करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ से भी कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, बेरोजगारी है क्या। जैसे कि इसके नाम से क्लियर होता है, बेरोजगारी मीन्स जिन लोगों के पास रोजगार नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो बेरोजगार हो। रोजगार क्या होता है? वो एक्टिविटी, वो क्रिया जो जिसको करके कोई भी इंसान अपनी आजीविका अर्न करता है। डेली बेसिस जो हमारे मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं, रूटीन में होते हैं, उनके तय बेसिस पर उसको काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वो आदमी क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सच to be exist when people who are willing to work at the available wages but cannot find jobs। कि एक इंसान, अनएम्प्लॉयमेंट वो हो गया कि बेरोजगारी कहलाती है, रोजगार अवेलेबल नहीं है। Who is said to be unemployment? किसे बेरोजगार कहा जाएगा? कोई भी आदमी is said to be exist, उस समय तो होती है बेरोजगारी, या उस समय बेरोजगारी कहा जा सकता है, बेरोजगार किसी भी आदमी को कहा जा सकता है when people who are willing to work, काम तो वो करना चाहता है, हेल्थी है, वो रेडी है काम करने के लिए, पूरा इच्छुक है काम करने का, बट एट द अवेलेबल वेजेस, जो भी मार्केट के अंदर वेज है, डेली के जो जिसको आप मजदूरी कह सकते हैं, उस प्रचलित मजदूरी रेट पर वो काम करने के लिए रेडी, बट इज नॉट गेटिंग द वर्क, कैन नॉट फाइंड जॉब्स, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, देन द पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगार कौन कहलाता है? कि मार्केट में तय मजदूरी पर वो काम करने का इच्छुक है, लेकिन उसे कहीं भी करने के लिए काम नहीं मिल रहा है, देन अ पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरह का हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट देखो, रूरल और अर्बन दोनों एरिया के अंदर हमें मिलता है। रूरल एरिया में भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है और अर्बन एरिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। सबसे पहले हम अर्बन एरिया को देखते हैं कि वहाँ पे मेनली किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। रूरल अर्बन एरिया, जिसको हम सिटीज भी बोलते हैं, मोर वैरायटी ऑफ वर्क्स अवेलेबल होता है करने वाले के लिए, लेकिन कई बार जब एजुकेटेड लोगों की बात आती है तो वहाँ सिटी के अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड मिलते हैं। रीजन की डिग्री ले लेते हैं वो लोग, और उस हिसाब से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको जॉब्स अवेलेबल कराने में फेल है, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इतना काम अवेलेबल नहीं होता है, तो एक सिचुएशन उभर कर सामने आती है, एजुकेटेड लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन उभर कर सामने आती है। तो अर्बन एरिया के अंदर किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है? एजुकेटेड लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। सेकेंडली क्यों हो जाती है कि एजुकेशन लेने के बाद, हायर डिग्री की, हमारे कंट्री के अंदर हमने क्या देखा कि पीएचडी होल्डर्स के पास भी, पीएचडी डिग्री जिन्होंने की हुई है, इतना पढ़ने के बाद भी उन्हें सफिशिएंट अपने रैंक के अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल पाती। तो फिर इतना पढ़ने लिखने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत छोटे लेवल पे, लाइक रिक्शा पुलिंग लगा लो, क्या वो कर पाएगा ऐसा? या खेतों में जाके दिहाड़ी मजदूरी करना, या किसी फैक्ट्री में एज ए लेबर काम करना, वो नहीं कर पाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट उभर कर सामने आता है एजुकेटेड लोगों का। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस तो फ्री है, देखो उन्हें तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई है कि हमें 100% जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन। 12th प्लान में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लॉन्च की कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में रेशो इंक्रीज होना चाहिए 30% तक। तो एडमिशन्स होते हैं, एजुकेट किया जाता है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसी लेवल पर फेल हो रही है उन एजुकेटेड लोगों को जॉब अवेलेबल कराने में, चाहे वो प्राइवेट फील्ड के अंदर है, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड के अंदर है। तो इस तरह की बेरोजगारी जो है शहरी इलाकों में देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं रूरल एरियाज के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। वहाँ पर मेनली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है?
हमने पहले द स्टोरी विलेज पालनपुर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि हमारी कंट्री जो है मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री मानी जाती है, कृषि प्रधान देश इसको माना जाता है। वो ग्रामीण एरिया में जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है लोगों की, वो एग्रीकल्चर ही होता है। तो हमने उस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि वो जो लैंडलेस लेबर थे, जो 150 फैमिलीज थी, 450 फैमिलीज थी, उनमें से जो लैंडलेस लेबर थे 150, उनको काम कैसे मिलता था? उनको काम उन लैंडलॉर्ड्स के खेतों में मिलता था और वो सीजनल होता था। मैंने आपको बताया था कि रबी और खरीफ 2 सीजन होते हैं, और तो इन 2 सीजन में जब फसलें सोइंग की जाती है और हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, उन लैंडलेस लेबर्स के पास काम अवेलेबल होता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, और उनको वो उनकी आजीविका अर्न करने में हेल्प करता है। लेकिन जब ऐसा तो नहीं है कि सारा ही दिन वो सारा साल खेतों में काम लगे रहते हैं। एक पीक सीजन होता है सोइंग का भी, और एक पीक सीजन होता है हार्वेस्टिंग का भी। जिस टाइम पे वो फसल पक रही होती है उस टाइम पे तो वो बेरोजगार भी होते हैं। तो उस टाइम पीरियड के दौरान 2 से 4 महीनों के बीच जब वो फ्री रहते हैं, उनको किसी तरह का काम लैंडलॉर्ड्स के खेतों में अवेलेबल नहीं होता है, उस तरह की बेरोजगारी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये मेनली रूरल एरियाज के अंदर ही होती है और मेनली लैंडलेस लेबर्स के अंदर ही ये पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब परिच्छन बेरोजगारी भी होता है, छिपी हुई बेरोजगारी भी होता है। अब ये छिपी हुई बेरोजगारी कैसे होती है? मान लो कि एक फैमिली के पास ये 2 खेत हैं और इस फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, और 6 के 6 जो है यंग है, काम करने लायक है। तो इन 2 खेत में काम करने के लिए 6 मेंबर वैसे नीड नहीं है, लेकिन क्योंकि बाकी सभी के पास दूसरा कोई काम भी नहीं है, तो जब सोइंग सीजन होता है या हार्वेस्टिंग सीजन होता है या जो भी पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे जो भी करना होता है, कुछ भी काम खेत में होता है, 6 लोग मिलकर काम करते हैं, जबकि 2 लोग भी इन 2 खेतों के काम को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तो वो जो फालतू के 4 लोग लगे रहते हैं, फ्री होते हैं, काम उनके पास दूसरा कोई होता नहीं है, तो वो कैसे होते हैं? अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। ये दिखते तो हैं वो कि वो काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग द वर्क अप टू देयर पोटेंशियल। पूरी क्षमता के साथ वो काम नहीं कर रहे। सबने थोड़ा थोड़ा काम बांटा हुआ है कि थके भी ना और काम भी हो जाए और एक के ऊपर बर्डन भी ज्यादा ना आए। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है, जिस एम्प्लॉयमेंट के अंदर पीपल आर नॉट डूइंग वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल, इज नोन एज डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। पर्सन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी भी मेनली रूरल एरिया के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, तो दीज वर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देश के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट अपनी सिटीजन्स को, अपने यंगस्टर्स को अगर जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट, किसी भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट अप टू देयर स्ट्रेंथ, अप टू देयर पोटेंशियल प्रोवाइड करने में सक्सेस नहीं है, तो उस कंट्री के ऊपर क्या उसके एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे। देखिए, अब है वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, कि जो भी आदमी काम करने लायक हैं, जहाँ जैसे कि हमने यहाँ देखा कि 2 आदमी भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन लगे हुए हैं 6, 4 तो फालतू में ही लगे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी मैन पावर का जो शक्ति है ह्यूमन बींग्स की, उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो कहीं ना कहीं उसको किसी और चीज के प्रोडक्शन में लगाएं, यूटिलाइजेशन में लगाएं, तो उनकी भी इनकम होगी, साथ के साथ कंट्री की जीडीपी में, नेशनल इनकम में भी वो हेल्पफुल रहेंगे। तो मैन पावर क्या होती है एम्प्लॉयमेंट में? वेस्ट चली जाती है। सेकंड क्या कहता है? इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। जब काम भी नहीं मिल रहा है लोगों को, तो उन चीजों को, अब वो भूखे तो मरेंगे नहीं। हमने पढ़ा था कि अंडर प्रिविलेज हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर जिन लोगों को ज्यादा जरूरत होती है, उनकी आवश्यकताओं को कौन पूरा करेगा? गवर्नमेंट पूरा करेगी। अब उनकी सारी सिचुएशंस कंप्लीट, डिमांड रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो रही है, तो कौन पूरा करेगा? उसे गवर्नमेंट पूरा करेगी। गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? जीडीपी में से ही वो सारा एक्सपेंडिचर लेके चलती है। जो टैक्सेस हम पे करते हैं, इनकम होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो होता है उसका परसेंटेज भी उन लोगों को देती है, और इससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर लोड, ओवरलोड हो जाता है, और वो उस पैसे को उनका भरण पोषण करने में लगाती है, रादर देन टू डू एनीथिंग इन द डेवलपमेंट दैट विल बी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री।
नेक्स्ट क्या रहता है, राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तो स्कूल फीस वगैरह नहीं भर पाते हैं, तो बहुत से केसेस में मैंने पीछे भी देखा कि फैमिली कंडीशंस की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से विड्रॉ करा लेते हैं। अब क्या कहता है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, कि जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में सक्सेस नहीं हो रही है, इट मीन्स दैट इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, दैट इकोनॉमी इज नॉट फोस्टर। तो इस वो एक इंडिकेटर होता है, एक संकेत होता है कि इकोनॉमी फंस रही है, नीचे जा रही है, वो कंट्री ग्रोथ नहीं करेगी, वो पुअर कंट्रीज के अंदर भी कंसीडर की जाएगी। अब है केस इन इंडिया। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या केस है? People appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. लोग लगते तो हैं कि काम कर रहे हैं, बिजी दिखते हैं सारा साल, लगता भी है कि कोई फ्री नहीं है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे होते। एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज डिस्प्लेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर एक फैमिली के सारे मेंबर काम कर रहे हैं और नॉट अप टू देयर फुल पोटेंशियल, वो भी उनके लिए एडिकेट नहीं है। अब यही चार आदमी अगर कहीं किसी भी जगह पे जाके काम करते हैं तो इनकम क्या हो जाएगी फैमिली की? प्लस हो जाएगी। प्लस हो जाएगी तो स्टेटस क्या जाएगा? अप जाएगा फैमिली का। तो वो सारा मिला के क्या होगा? अच्छा भी काम होगा उनके लिए। तो वो काम कर रहे होते हैं, बिजी दिखते हैं, लेकिन इनकम उनके लिए एडुकेट नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है। डिस्कस इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारा जो मेनली कैसी कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, और सारी ही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी सेक्टर भी हम इसे कहते हैं, इसके अंदर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जो भी कंट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खाली बैठ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द इकोनॉमी ऑफ द country, they are not good human resources, they are not supporting the development of the economy of their country. So with this your chapter is complete, people as resources. I hope कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। इसके साथ ही आप अपनी चैप्टर रीडिंग भी लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। टिल देन कीप वॉचिंग।